फ्रेंड्स, लीडिंग केस लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक बार सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई के जजमेंट को देखेंगे। इसमें हमने पहले यह डिस्कस किया जा चुका है कि इसमें विस्तृत गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए सभी स्टेक होल्डर को इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट जुडिशरी और पुलिस ऑफिसर्स को दिया है। इस जजमेंट को जस्टिस एम सुंदरेश जी ने लिखा है और इसके लिए इन्होंने विस्तृत रूप से सारे प्रकार के सभी ऑफेंसेस को 4 भागों में कैटेगराइज किया है। कैटेगरी ए में उन ऑफेंसों को रखा है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा देने का प्रावधान नहीं है, यानी कि ऐसे अपराध जिसमें अधिकतम सजा 7 साल तक की दी जा सकती है। बी कैटेगरी में ऐसे ऑफेंस हैं जिसमें 7 साल से अधिक, साथ ही साथ मृत्यु या उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान है। तीसरी कैटेगरी जो कैटेगरी सी है, इनमें उन ऑफेंसों को रखा गया है जिसमें जो बेल कंडीशन है वो थोड़े स्ट्रिंजेंट हैं। ये स्पेशल एक्ट होते हैं जैसे कि एनडीपीएस, कंपनीज एक्ट, यूएपीए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और चौथा इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो कि इन स्पेशल एक्ट के द्वारा कवर नहीं है। इनमें रिक्विजिट कंडीशन जो दी गई है वो यह कहा गया है कि थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन कॉपरेट किया हो और इन्वेस्टिगेशन के दौरान विवेचना कभी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ हो। दोस्तों, यहाँ पे सरल शब्दों में हम ये समझें कि सत्येंद्र कुमार अंतिल का जजमेंट अरनेश कुमार के जजमेंट के पास लेकर के जाता है और यह कहता है कि जो कैटेगरी ए के ऑफेंसेस हैं, अगर आप सेक्शन 41 और 41A सीआरपीसी देखेंगे जिसमें यह कहा गया है कि 7 साल से कम के अपराधों के लिए पुलिस ऑफिसर को अगर गिरफ्तार करना है तो उसका उचित कारण बताना होगा कि 7 साल से कम के अपराध में इस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया गया, और नहीं तो उसे पुलिस ऑफिसर 41A की नोटिस देगा और 41A के नोटिस देने पे उसमें जगह, समय, पता यह बताएगा कि कहां अभियुक्त को आना है अपने बयान को दर्ज कराने के लिए, और उनका बयान दर्ज करेगा। और साथ ही साथ यह कहा कि ऐसे अभियुक्त को जिनको पुलिस विवेचना के दौरान गिरफ्तार नहीं की है, उन्हें चार्जशीट के साथ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं है। इस लाइट में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 साल से कम के अपराध जो कैटेगरी ए के ऑफेंसेज हैं, इनमें पुलिस पहले 41A का नोटिस देगी और चार्जशीट अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद चार्जशीट को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। और जब मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट आएगा तो उसके लिए भी एक डिटेल्ड गाइडलाइन दिया है कैटेगरी ए के ऑफेंसेस के लिए कि आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट ऑब्लिक कंप्लेंट टेकिंग कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लेगा तो पहले इंस्टांस पे वह लॉयर के थ्रू एक्यूज को परमिट करेगा अपीयर होने के लिए। अगर अपीयर अभियुक्त नहीं करता है, अभियुक्त न्यायालय के समक्ष सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता, उपस्थित नहीं होता, तो उसके विरुद्ध बेलेबल वारंट इशू किया जा सकता है। और बेलेबल वारंट इशू होने के बावजूद भी अगर अभियुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है तो उसके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ एनबीडब्ल्यू जो है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा या बेलेबल वारंट या सम्मन में कैंसिल कर दिया जाएगा अगर अभियुक्त इस बात के लिए अंडरटेकिंग देता है कि भविष्य में वह नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। और साथ ही साथ ऐसे अभियुक्त के अपीयरेंस को डिसाइड करने के लिए अभियुक्त को बिना कस्टडी में लिए एंट्रीम बेल ग्रांट करने की व्यवस्था की गई है कि अगर अभियुक्त आता है तो उसकी जमानत प्रार्थना पत्र पे सुनवाई, केवल सुनवाई के लिए उसे जेल न भेजा जाए बल्कि उसको एंट्रीम बेल दे दिया जाए और जब भी डेट लगे न्यायालय उस पर अपना समय ले और बेल एप्लीकेशन को सही तरीके से डिसाइड करे। कैटेगरी बी और डी के ऑफेंसेस के लिए कहा है कोर्ट ने कि इसे मेरिट पर डिसाइड किया जाएगा। कैटेगरी सी के ऑफेंसेस के लिए जो उसमें कंप्लायंस स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसको फॉलो किया जाएगा। और इन सभी के साथ ये जो ब्रीफ डिस्कशन है इसके बाद कोर्ट इसको डिटेल में एलोबरेट करती है और सबसे पहले डिस्कस करती है प्रिवेलिंग सिचुएशन के बारे में। कोर्ट कहती है जेल्स इन इंडिया आर फ्लडेड विथ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जो भारत के जेल हैं इनमें बाढ़ जैसा आया हुआ है ऐसे प्रिजनर्स का, ऐसे कैदियों का जिनका ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय के समक्ष जो डाटा है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो यह बताते हैं कि 2/3 जो लोग जेल में रह रहे हैं उनका 2/3 ऐसी आबादी है जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। और इसमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्हें अरेस्ट करने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनके विरुद्ध 7 साल से कम के अपराध का मामला चल रहा है। और साथ ही साथ यह भी बताया है कि इसमें अधिकांश लोग गरीब हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। और इन सभी को देखते हुए कोर्ट फिर आती है और बात करती है ट्रायल क्या होता है, ताकि वो अपना वो जो अंडर ट्रायल वर्ड है उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए उन्होंने ट्रायल शब्द की बात की है।
that the word trial is not explained and defined under the code. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि ट्रायल जो शब्द है इसकी कोई परिभाषा सीआरपीसी में नहीं दी गई है. An extended meaning has to be given to this word for the purpose of enlargement on bail to include the stage of investigation and thereafter. और कोर्ट ने एक सामान्य सहमति के लिए, सामान्य समझ के लिए यह बताया है कि इसको अगर हम ये कहें कि बेल जो है वो दो स्टेज पे होता है, एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान और एक उसके बाद. प्राइमरी कंसिडरेशन वुड ऑब्वियसली बी डिफरेंट बिटवीन दीज टू स्टेजेस. और दोनों के समय में जो बेल देने की व्यवस्था है यह थोड़ा थोड़ा भिन्न है. In a former stage, an arrest followed by police custody may be warranted for thorough investigation. जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो वह गिरफ्तारी इसलिए आवश्यक होती है कि वह विवेचना सही तरीके से हो सके. While in the latter, what matters substantially is the proceeding before the court in the form of trial. और दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन के बाद का हिस्सा है उसमें बेल देने का जो प्रावधान है वह इसलिए है ताकि वह व्यक्ति समय समय पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सके. If we keep the above distinction in mind, the consequence to be drawn is for a more favorable consideration toward the enlargement when investigation is completed, of course, among other factors. और कोर्ट का कहना है कि अगर हम इन दो बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि कैसे अगर चार्जशीट दाखिल हो गई है तो जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है, considering other factors. Similarly, an appeal or revision shall also be construed as facet of trial when it comes to the consideration of bail on suspension of sentence. और इसी के साथ साथ उन्होंने इन बातों को अपील और रिवीजन पर भी लागू किया है. और इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय बेल की परिभाषा पर आती है. द टर्म बेल हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कोड दो इज यूज्ड वेरी ऑफन. और इस बार फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह कह रही है कि बेल जो वर्ड है यह भी सीआरपीसी में कहीं परिभाषित नहीं है. हालांकि यह कॉमन पैरेलेंस में, सामाजिक समझ में, सामान्य अवधारणा में बेल जो शब्द है यह काफी प्रयोग में किया जाता है. A bail is nothing but a surety inclusive of personal bond from the accused. बेल कुछ भी नहीं है लेकिन यह एक श्योरिटी है कि अभियुक्त को जब भी न्यायालय बुलाया जाएगा वह आएगा. It means the release of an accused person either by the orders of court or by the police or by the investigating agency. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी अभियुक्त को छोड़ा जा रहा है बेल पर, चाहे वह कोर्ट के आदेश से छोड़ा जाए या पुलिस के आदेश से छोड़ा जाए या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के आदेश से. It is a set of pre-trial restriction imposed on suspect while enabling any interference in the judicial process. जो बेल है इसमें प्री ट्रायल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं सस्पेक्ट के ऊपर, अभियुक्त के ऊपर, ताकि वो जुडिशियल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके. Thus, it is a conditional release on the solemn undertaking by the suspect that he would cooperate both with the investigation and the trial. The word bail has been defined in Black Law Dictionary. A security such as cash or a bond, especially security required by a court for the release of a prisoner who must appear in a court at a future time. Watson Law Lexicon ने बेल को डिफाइन किया है अपने 14th एडिशन में, पेज नंबर 105 पे. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोट कर रही है, टू सेट अ लिबर्टी अ पर्सन अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड. उस व्यक्ति को छोड़ा जाए, उसकी लिबर्टी पे छोड़ा जा रहा है जिसे अरेस्ट कर लिया गया था या जेल में बंद कर दिया गया था. ऑन सिक्योरिटी बीइंग टेकन फॉर हिज अपीयरेंस. और किस पर? तो इस बात पर कि उसका सिक्योरिटी लिया जा रहा है कि वह अपीयर करेगा उस दिन उस स्थान पर जहां पे न्यायालय उसे बुलाएगी. विद सिक्योरिटी, दैट सिक्योरिटी इज कॉल्ड बेल बिकॉज द पार्टी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड इज डिलीवर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ दोज हु बाइंड देमसेल्व्स और बिकम बेल फॉर हिज ड्यू अपीयरेंस व्हेन रिक्वायर्ड. और यह उन लोगों के बिहाफ पे छोड़ा जा रहा है जो वहां सिक्योरिटी के रूप में आ रहे हैं. वह उन व्यक्तियों को सौंपा जा रहा है सस्पेक्ट को कि आप जिम्मेदार होंगे, आप इनको लेकर के आएंगे. इन ऑर्डर दैट ही मे बी सेफली प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रिजन टू विच दे हैव, इफ दे फियर हिज एस्केप एटसेट्रा, द लीगल पावर टू डिलीवर हिम. नाउ बेल इज द रूल. एज वी नो, in our criminal jurisprudence, bail is the rule and jail is the exception. The principle that bail is the rule and jail is the exception has been well recognized through the repetitive pronouncement of this court. Honorable Supreme Court यह कह रही है कि विभिन्न मामलों में जेल जो है वह अपवाद के रूप में होगा. और यह हमारे आर्टिकल 21 का टच स्टोन है. संविधान में आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी की जो स्वतंत्रता दी गई है उसका टच स्टोन है कि जेल जो होगा वह एक्सेप्शन होगा, बेल जो होगा वो रूल होगा. और दिस कोर्ट इन निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हेल्ड दैट
और निकेश ताराचंद शाह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो गुरुबख्श सिंह सीबिया वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1980 को कोट करते हुए कहा, द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग बेल इज सेट आउट विथ ग्रेट फेलिसिटी एज फॉलोज. It is necessary to refer the decision which deal with the right to ordinary bail because the right does not furnish an exact parallel to the right to anticipatory bail. पहले तो यह कहा गया कि इस डिसीजन को रेफर करने की बहुत आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑर्डिनरी बेल जो है वह एक अलग फुटिंग पे है कंपेयर टू राइट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल. इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग दैट एज लॉन्ग बैक इन 1924 it was held by the High Court of Calcutta in Nagendra Nath Chakravarti that the object of bail is to secure the attendance of the accused at the trial, that the proper test to be applied in the solution of the question whether bail should be granted or refused is whether it is probable that the party will appear to take his trial and that it is indisputable that bail is not to be withheld as a punishment. In two other cases which significantly are the Meerut conspiracy cases, observations are to be found regarding the right to bail which deserve a special mention. In K.N. Jogalkar versus Emperor 1931, it was observed while dealing with section 498 which correspond to the present section 439 of the code that it conferred upon the session judge or the high court wide powers to grant bail which were not handicapped by the restrictions in the preceding section 497 which correspond to the present section 437. It was observed by the court that there was no hard and fast rule and no inflexible principle governing the exercise of the discretion conferred by section 498, and that the only principle which was established was that the discretion should be exercised judicially, In Emperor versus H.L. Hutchinson, 1931, it was said that it was very unwise to make an attempt to lay down any particular rules which will bind the High Court, having regard to the fact that the legislature itself left the discretion of the court unfettered. According to the High Court, the variety of cases that may arise from time to time cannot be safely classified, and it is dangerous to make an attempt to classify the cases and to say that in a particular cases a bail may be granted but not in other classes. It was observed that the principle to be deduced from various sections in Criminal Procedure Code was that the grant of bail is the rule and refusal is the exception. An accused person who enjoys freedom is in as much better position to look after his case and to properly defend himself than if he were in custody. As a presumably innocent person, he is therefore entitled to freedom and every opportunity to look after his own case. A presumably innocent person must have his freedom to enable him to establish his innocence. Coming nearer home, it was observed by Krishna Iyer, Justice, in Gudikanti Narsimhalu versus State, 1978. The issue is one of liberty, justice, public safety, and burden of public treasury, all of which insist that a developed jurisprudence of bail is integral to a socially sensitized judicial process. After all, personal liberty of an accused or convict is fundamental, suffering lawful eclipse only in terms of procedure established by law. The last four words of Article 21 are the life of that human right. In Guru Charan Singh versus State of Delhi, it was observed by Justice Goswami, who spoke for the court, that there can't be an inexorable formula in the matter of granting bail. The facts and circumstances of each case will govern the exercise of judicial discretion in granting or cancelling bail. In American jurisprudence, it is stated, where the granting of bail lies within the discretion of the court, the granting or denial is regulated to a large extent by the facts and circumstances of each particular case. Since the object of the detention of or imprisonment of the accused is to secure his appearance and submission to the jurisdiction and the judgment of the court, the primary inquiry is whether a recognizance or a bond would effect that end. It is thus clear that the question whether to grant bail or not depends for its answer upon a variety of circumstances, the cumulative effect of which must enter into the judicial verdict. Any one single circumstances can't be treated as of universal validity or as necessarily justifying the grant or refusal of bail.
Article 21 is the ark of the covenant so far as the fundamental rights chapter of the Constitution is concerned. It deals with nothing less sacrosanct than the rights of life and personal liberty of citizen of India and other person. It is only article in the fundamental rights chapter along with Article 20 that can't be suspended even in an emergency. At present, Article 21 is the repository of vast number of substantive and procedural rights. Further, this court in Sanjay Chandra versus CBI has observed that in bail application generally, it has been laid down from the earliest times that the object of bail is to secure the appearance of the accused person at his trial by reasonable amount of bail. The object of bail is neither punitive nor preventive. The deprivation of liberty must be considered a punishment unless it is required to ensure that an accused person will stand his trial when called upon. The courts owe more than verbal respect to the principle that the punishment begins after conviction and that every man is deemed to be innocent until duly tried and duly found guilty. From the earliest times, it was appreciated that the detention in custody pending completion of trial could be cause a great hardship. From time to time, necessity demands that some unconvicted persons should be held in custody pending trial to secure their attendance at the trial, but in such cases, this necessity is the operative test. In this country, it would be quite contrary to the concept of personal liberty enshrined in the Constitution that any person should be punished in respect of any matter upon which he has not been convicted, or that in any circumstances he should be deprived of his liberty upon only the belief that he will tamper with the witnesses if left at liberty, save in the most extraordinary circumstances. Apart from the question of prevention being the object of the refusal of bail, one must not lose sight of the fact that any imprisonment before conviction has a substantial punitive content, and it would be improper for any court to refuse bail as a mark of disapproval of former conduct, whether the accused has been convicted for it or not, or to refuse bail to an unconvicted person for the purpose of giving him a taste of imprisonment as a lesson. Presumption of innocence. Innocence of a person accused of an offense is presumed through a legal fiction, placing the onus on the prosecution to prove the guilt before the court. Thus, it is for the agency to satisfy the court that the arrest made was warranted and enlargement on bail is to be denied. Presumption of innocence has been acknowledged throughout the world. Article 14(2) of the International Covenant on Civil and Political Rights 1966 and Article 11 of the Universal Declaration of Human Rights acknowledge the presumption of innocence as a cardinal principle of law until the individual is proven guilty. Both in Australia and Canada, a prima facie right to a reasonable bail is recognized based on the gravity of offence. The United States, it is a common practice for bail to be a cash deposit. In the United Kingdom, bail is more likely to consist of a set of restrictions. The Supreme Court of Canada in Corey Lee James Mayers versus Her Majesty the Queen has held that bail has to be considered on acceptable legal parameters. It thus confers adequate discretion on the court to consider the enlargement on bail of which unreasonable delay is one of the grounds. The right not to be denied reasonable bail without just cause is an essential element of an enlightened criminal justice system. It entrenches the effect of the presumption of innocence at the pre-trial stage of criminal trial process and safeguards the liberty of accused persons. This right has two aspects. A person charged with an offence has the right not to be denied bail without just cause and the right to reasonable bail. Under the first aspect, provisions may not deny bail without just cause. There is a just cause to deny bail only if the denial occurs in a narrow set of circumstances, and the denial is necessary to promote the proper functioning of the bail system and is not undertaken for purpose extraneous to that system. The second aspect, that the right to reasonable bail, relates to the terms of bail, including the quantum of any monetary component and other restrictions that are imposed on the accused for release period. It protects accused person from conditions and forms of release that are unreasonable. While a bail hearing is an expedited procedure, the bail provisions are federal law and must be applied consistently and fairly in all provinces and territories. A central part of the Canadian law of bail consists of the ladder principle and the authorized forms of release, which found in section 515(1)(2)(3) of Criminal Code. Save as exception, an unconditional release on an undertaking is the default position while granting release. Alternative forms of release are to be imposed in accordance with the ladder principle, which must be adhered to strictly.
Release is favored at the earliest reasonable opportunity and on the least onerous grounds. If the Crown proposes an alternate form of release, it must show why this form is necessary for a more restrictive form of release to be imposed. Each rung of the ladder must be considered individually and must be rejected before moving to a more restrictive form of release. Where the parties disagree on the form of release, it is an error of law for judge to order a more restrictive form without justifying the decision to reject the less onerous form. Or recognizance with sureties is one of the most onerous forms of release and should not be imposed unless all the less onerous forms have been considered and rejected as inappropriate. It is not necessary to impose cash bail on accused person if they or their sureties have reasonably recoverable assets and are able to place those assets to the satisfaction of the court. Or recognizance is a functionally equivalent to cash bail and has the same coercive effect. Cash bail should be relied on only in exceptional circumstances in which release on a recognizance with surety is unavailable. When cash bail is ordered, the amount must not be set so high that it effectively amounts to a detention order, which means that the amount should be no higher than necessary to satisfy the concern that would otherwise warrant detention and proportionate to the means of the accused and the circumstances of the case. The judge is under a positive obligation to inquire into the ability of the accused to pay. The terms of release under Section 515(4) should only be imposed to the extent that they are necessary to address concerns related to the statutory criteria for detention and to ensure that the accused is released. They must not be imposed to change an accused person's behavior or to punish an accused person where a bail review is requested. Courts must follow the bail review process set out in R versus St. Cloud in 2015. We may only state that, notwithstanding the special provision in many of the countries world over governing the consideration for enlargement on bail, courts have always interpreted them on the accepted principle of presumption of innocence and held in favor of the accused. The position in India is no different. It has been the consistent stance of the court, including this court, that presumption of innocence, being a facet of Article 21, shall inure to the benefit of the accused. Resultantly, burden is placed on the prosecution to prove the charges to the court of law. The weightage of the evidence has to be assessed on the principle of beyond reasonable doubt. Provisions of Code of Criminal Procedure. An uncontrolled power is the natural enemy of freedom. Harold Lasky in Liberty in the Modern State. The Code of Criminal Procedure, despite being a procedural law, is enacted on the inviolable right enshrined under Article 21 and 22 of the Constitution of India. The provisions governing clearly exhibited the aforesaid intendment of the Parliament. Though the word bail has not been defined as aforesaid, Section 2A defines a bailable and non-bailable offences. A non-bailable offences is a cognizable offence enabling the police officer to arrest without a warrant. To exercise the said power, the code introduces certain embargoes by way of restrictions. Now, we pause ourselves to this limit that in this video, we have discussed how the Honorable Supreme Court categorized the offences in 4 categories. Category A is those offences in which maximum imprisonment prescribed by the statute is 7 years. Category B is those offences in which the maximum imprisonment prescribed by the statute is above 7 years, death or life imprisonment. And further, the court went on and said that where in the investigation accused is cooperated throughout the investigation and he was not arrested by the police officer during the investigation, that accused should not be forwarded mandatorily to the magistrate while submitting the charge sheet. And in this highlights, court also, Honorable Court direct the subordinate court that when that person, you issue a summon to that person, if that person is want to appear through its advocate, then permit him. If he failed to appear on the summon, then the bailable warrant or further NBW may be issued.